नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं 5G तकनीक की। दूरसंचार विभाग ने 5G प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम परीक्षणों के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G तकनीक के उपयोग और अनुप्रयोग के लिए परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। ये 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। ये हाई मल्टी जीबीपीएस पीक डेटा स्पीड, अत्यंत विलंब, अधिक विश्वसनीयता, व्यापक नेटवर्क क्षमता और बढ़ी हुई उपलब्धता और अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त टीएसपी यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को पहले से ही ज्ञात 5G प्रौद्योगिकी के अलावा 5G तकनीक का उपयोग करके परीक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। आईआईटी मद्रास और अन्य द्वारा विकसित 5G तकनीक में 5G टावरों और रेडियो नेटवर्क तक व्यापक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने 5G को स्वीकृति प्रदान की है। चीनी फर्म हुआवे और ZTE आगामी परीक्षणों में भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राथमिकता सूची में सूचीबद्ध नहीं थे। इससे पहले सरकार ने देश के दूरसंचार नेटवर्क में अवस्थापना के लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची घोषित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की थी। अगली खबर भारत और यूके के संबंधों पर। भारत यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल समिट के दौरान भारत ब्रिटेन के भावी संबंधों के लिए रोड मैप 2030 जारी किया गया। रोड मैप 2030 को द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने के लिए अपनाया गया है। ये रोड मैप आगामी 10 वर्षों में दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्कों, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन तथा मजबूत संबद्धता का मार्ग प्रशस्त करेगा। आइए अब आपको बताते हैं शिखर सम्मेलन के अन्य मुख्य आकर्षण। दोनों देशों ने व्यापार की संभावनाओं को उन्मुक्त करने के साथ साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से भी अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए एक उन्नत व्यापक साझेदारी का शुभारंभ किया। उन्नत व्यापक साझेदारी के एक हिस्से के रूप में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक व्यापक और संतुलित FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता पर वार्ता करने के लिए एक रोड मैप पर सहमति प्रकट की है। इसमें जल्द लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार करना भी शामिल है। यूके अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक नई भारत यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चुनिंदा विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचारों का हस्तांतरण करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस दिशा में शुरुआत अफ्रीका से होगी। भारत और यूके ने प्रवासन एवं आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी का शुभारंभ किया है। इससे दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों एवं पेशेवरों की आवाजाही के लिए और भी अधिक अवसर सुलभ होंगे। भारत और यूके वर्ष 2015 में संपन्न रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी के तहत सहयोग का विस्तार करने के निर्णय पर सहमत हुए। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फ्रेमवर्क के भीतर भारत यूके की संलग्नता को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में यूनाइटेड किंगडम एक डायलॉग पार्टनर है। ब्रिटेन भारत में शीर्ष निवेशकों में से एक है और भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक और एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ETP ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता त्याग के बाद विश्व भर के देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। आइए अब नजर डालते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर। 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 के तहत वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्य सामग्री उठाना आरंभ किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड की दूसरी लहर के चलते 2 महीने यानी मई और जून के लिए दोबारा आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया था। इसके तहत कोविड-19
कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे प्रवासियों और निर्धनों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के जरिए प्रति माह 1 किलो दाल के साथ 5 किलो निःशुल्क गेहूं या चावल प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को मुफ्त में दिया गया अतिरिक्त अनाज मौजूदा प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न की मासिक पात्रता से अलग है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटे अनाज को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की लागत पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वहन की जा रही है। आइए अब बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रयुक्त खाद्य तेल यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल से बने बायोडीजल की आपूर्ति आरंभ की है। UCO यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की इस प्रथम आपूर्ति को अभिरुचि की अभिव्यक्ति योजना के तहत अनुमोदित किया गया है। UCO से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए EOI यानी एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट योजना वर्ष 2019 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य UCO को बायोडीजल में संग्रहित और रूपांतरित करने के लिए एक पारितंत्र का निर्माण एवं उद्यमिता के अवसरों को विकसित करना था। यूज्ड कुकिंग ऑयल से बने बायोडीजल के कई लाभ हैं। ये आयात पर निर्भरता में कटौती करेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा, 5% बायोडीजल सम्मिश्रण के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होगा, खाद्य श्रृंखला से अस्वास्थ्यकर प्रयुक्त खाद्य तेल को और अधिक उत्पादक अन्य कार्यों में उपयोग करने में सहायता प्रदान करेगा। आपको बता दें कि तलने के दौरान तेल के कई गुण परिवर्तित हो जाते हैं और बार बार तलने पर कुल ध्रुवीय यौगिक निर्मित होते हैं। इन यौगिकों की विषाक्तता उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर रोग, यकृत रोग आदि जैसे कई रोगों के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में यूज्ड कुकिंग ऑयल से जैव ईंधन के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रोजेक्ट का उद्देश्य बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए विक्रेताओं और खाद्य उद्योग से प्रयुक्त खाद्य तेल का संग्रह करना है। बायोडीजल में गैर खाद्य वनस्पति तेल, अम्लीय तेल, प्रयुक्त खाद्य तेल, पशु वसा और जैव तेल से प्राप्त वसीय अम्लों के मिथाइल या एथिल एस्टर शामिल हैं। अगली खबर बीमा क्षेत्र से। ग्रामीण कवरेज को देखते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरिडाई ने मॉडल बीमा गांवों की अवधारणा प्रस्तुत की है। इरिडा ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जैसे विभिन्न संस्थानों एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधियों के वित्तीय समर्थन के साथ संपूर्ण ग्रामीण आबादी को कवर करने के लिए मॉडल बीमा गांवों की अवधारणा प्रस्तुत की है। इस अवधारणा का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके समक्ष होने वाले सभी प्रमुख बीमा योग्य जोखिमों के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान करना है और रियायती लागत पर बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इरिडा ने इसे पहले वर्ष में न्यूनतम 500 गाँव में लागू करने और बाद के वर्षों में 1000 गाँव तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके अनुसार चयनित गाँवों में कम से कम 3 से 5 वर्ष तक के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है ताकि बीमा लाभों को समुदायों के लिए विजिबल बनाया जा सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्णित किया गया है कि भारत में बीमा पैठ जो वर्ष 2001 में 2.71% थी, लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2019 में 3.76% हो गई है, लेकिन ये वैश्विक औसत 7.23% से अभी काफी कम है। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान के 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में इरिडा ने सभी बीमा कंपनियों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है। बीमा पैठ की गणना बीमा प्रीमियम के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जबकि बीमा घनत्व बीमा प्रीमियम से जनसंख्या का अनुपात है। इरिडा एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण और विकास के लिए इरिडा अधिनियम 1999 के तहत स्थापित किया गया है। इरिडा के प्रमुख उद्देश्यों में ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिससे उपभोक्ताओं के विकल्पों में वृद्धि हो सके और उचित प्रीमियम सुनिश्चित हो सके। इसके उद्देश्यों में बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में विविधता लाने के लिए कई वित्त वर्ष में 42 टन स्वर्ण की खरीद की थी। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में आरक्षित रखी गई आस्ती होती है। इन भंडारों का उपयोग देयताओं को समर्थन प्रदान करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार यानी SDR और IMF में रिजर्व ट्रेंच शामिल है। सोशल कॉमर्स। ई कॉमर्स लेन देन में जब खरीदार और विक्रेता किसी खरीदारी के पूर्ण होने से पहले सोशल मीडिया पर अंतर क्रिया करते हैं तो इसे सोशल कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोशल कॉमर्स अनुमानतः वर्ष 2020 में $2 बिलियन था और वर्ष 2025 तक इसके 16 से $20 बिलियन तथा वर्ष 2030 तक $60 से $70 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है। कोविड-19 का B117 रूपांतर। कनाडाई शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस के B117 रूपांतर में उत्परिवर्तन की प्रथम संरचनात्मक छवियों को प्रकाशित किया है। B117 रूपांतर पहली बार दिसंबर 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रिपोर्ट किया गया था। इसमें असामान्य रूप से व्यापक उत्परिवर्तन हुए हैं। यही कारण है कि B117 अधिक संक्रामक है। वायरस और प्रोटीन के विस्तृत आकार को दृष्टिगत करने के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी क्रायो-EM का उपयोग किया जाता है। ये इमेजिंग तकनीक नमूनों की तस्वीर के लिए तरल नाइट्रोजन तापमान पर इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाल ही के एक अध्ययन से ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण का दीर्घकालिक संपर्क फेफड़े की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और इससे फुफ्फुसीय रोग का खतरा बढ़ जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अत्यधिक अभिक्रियाशील गैसों के समूह में से एक है जिसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ईंधन के दहन से वायु में प्रविष्ट होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड कई हानिकारक द्वितीयक वायु प्रदूषकों जैसे ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर के निर्माण में सहायक है। साथ ही ये अम्लीय वर्षा में भी भूमिका निभाते हैं। एशियाई शेर। 8 एशियाई शेर हैदराबाद चिड़ियाघर में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर एक ही प्रजाति की उप प्रजातियां हैं। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। जंगलों में केवल कुछ 100 एशियाई शेर बचे हैं और वे केवल गिर वन गुजरात में रहते हैं। इन्हें बीमारी, आपदा, संभावित अवैध शिकार और मानवीय कारणों से शेरों की दुर्घटनाओं से मौतों का खतरा है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स में परिशिष्ट वन में और IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।